ऑन 7 सितंबर 1695 ब्रिटिश स्पॉन्सर्ड कुछ पायरेट्स ने इंडियन समुद्री जहाज पे हमला किया जो 900 पैसेंजर्स को कैरी करके यमन से सूरत आ रही थी। इस अटैक में बहुत सारे पैसेंजर्स को मार दिया गया, महिलाओं के साथ कई दिनों तक रेप किया गया। इन सब के बाद पायरेट्स ने गोल्ड, सिल्वर्स एंड और भी सारे प्रीशियस मेटल एंड स्टोन को अपने साथ लेके गए, जिनकी आज की टाइम वैल्यू होगी ऑलमोस्ट $200 मिलियन। ये लूट ओनली एक इंडियन जहाज की थी, एक दिन की थी। ब्रिटेन ने इंडिया पे अप्रोक्सीमेटली 13,000 दिनों तक राज किया और हर दिन हंड्रेड्स ऑफ जहाजें इंडियन पोर्ट से ब्रिटेन जाती थी विद इनकैलकुलेटेबल क्वांटिटीज ऑफ वेल्थ। हर दिन आइकॉन्स, स्टैचूज, बुक्स भारतीय खजाने से इंडियन किंग्स, बिजनेसमैन, टेम्पल्स, लैंडलॉर्ड, स्कूल, कॉलेजेस, आम आदमी से ढूंढ के ब्रिटेन भेजी जाती थी। ये वीडियो उन लोगों के लिए एक तमाचा है जो सोचते हैं कि कॉलोनियल पावर ने हमें सिविलाइज्ड बनाया, हमें एजुकेशन दी, हमें ट्रेन दी। इस वीडियो के आखिर तक आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हमने कॉलोनियल पावर में क्या खोया। हे, दिस इज मनोज जोशी, लेट्स बिगिन। डेविड थामनकर अपनी बुक द रानी ऑफ झांसी में लिखते हैं, इन 1858 झांसी के कोलैप्स के बाद ब्रिटिशर्स ने पहले दिन वहाँ की वैल्यूएबल ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर एंड मनी लेके चले गए और चौथे दिन के आखिर तक वो झांसी से सब कुछ लेके चले गए। रिच क्लॉथ्स, बेड्स, ब्लैंकेट्स, कारपेट्स, हिंग्स, बॉटल्स, डोर्स एंड विंडोज, पोट्स, चेयर्स, चारपाईज, बेडशीट और इवन वो रस्सी जिसे लोग कुएं से पानी निकालते थे, सब लूट के चले गए। ऐसी कोई भी यूजफुल चीज नहीं छोड़ी जो लोगों के काम आ सके। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके गोल्ड रिजर्व्स को डैमेज करना इनफ है। पिछली 7 सेंचुरीज में इस्लामिक इन्वेडर्स फ्रॉम अरबिया, टर्की, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान एंड इवन पर्शिया, इन्होंने इंडिया को बार बार लूटा, फिर भी इंडिया वेल्दी रहा। फॉर एग्जाम्पल, पर्शिया के रूलर्स नादिर शाह ने 1739 में इंडिया को वो इकोनॉमिक डैमेज दिया जो रॉबर्ट क्लाइव और उसके सक्सेसर 2 दशकों में नहीं कर सके। इन 1993 बेल्जियन इकोनॉमिस्ट पेउल बेरोस ने वर्ल्ड इकोनॉमी पे एक स्टडी की, इकोनॉमी एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, मिथ्स एंड पैराडॉक्सेस, जिसमें उन्होंने लिखा 1750 में चाइना ग्लोबल जीडीपी का 33% कंट्रीब्यूट करता था, वेरेज इंडिया ग्लोबल जीडीपी का 24.5% कंट्रीब्यूट करता था और ब्रिटेन और यूएस की कंबाइंड जीडीपी थी ओनली 2%। बेल्जियन इकोनॉमिस्ट के इस क्लेम की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ओईसीडी ने प्रोफेसर एंड्रयूस मेडिसन को इंचार्ज बनाया और जो डाटा प्रोफेसर ने कंपाइल किया उसके अकॉर्डिंग इंडिया इस प्लेनेट की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी थी टू 17th सेंचुरी ऑफ द पास्ट 2000 ईयर्स। फ्रॉम 4th सेंचुरी टू 10th सेंचुरी इंडिया ग्लोबल जीडीपी का 32% शेयर करता था। सेकेंड मिलेनियम के दौरान इस्लामिक इन्वेजन ने इकोनॉमी को डिस्टर्ब किया, बट देन ऑल्सो इंडिया चाइना के बाद सेकेंड स्पॉट पे था। स्टिल इंडियन जीडीपी की ग्लोबल कंट्रीब्यूशन 24 to 28% थी बिटवीन 10th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी, बट जब ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को छोड़ा और यहाँ से चले गए तो ये कंट्रीब्यूशन श्रिंक होके ओनली 4% रह गई। इन 2018 इकोनॉमिस्ट उत्साह पटनायक ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रेस में एक रिसर्च आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया 1765 टू 1938 ब्रिटिशर्स ने ऑलमोस्ट $45 ट्रिलियन इंडिया से लूट के लेके गए और ये नंबर्स इंडिया और इंग्लैंड की करंट जीडीपी से 17 गुना बढ़ा है। Here's how it happened. In 1608 ब्रिटिशर्स व्यापार करने की नीति के साथ भारत के सूरत पोर्ट पे आए और आते ही उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज का कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया। इनिशियली इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज इंडिया की कोस्टल सिटीज जैसे सूरत, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल में एस्टेब्लिश की एंड जनरली ये सिटीज ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ट्रेडिंग सेंटर का काम करती थी। पहले ब्रिटिशर्स गोल्ड और सिल्वर यूज करते थे टेक्सटाइल और राइस को खरीदने के लिए और इन गुड्स को यूरोपियन मार्केट में अच्छे दाम पे सेल करते थे। सो ये एक विन विन सिचुएशन थी फॉर बोथ पार्टीज, इंडिया और कंपनी। बट कंपनी कुछ अलग करना चाहती थी। बैटल ऑफ बक्सर 1764 के बाद कंपनी ने बंगाल में रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स अपने हाथ में ले लिए और बहुत ही जल्द पूरी सब कॉन्टिनेंट के रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स कंपनी ने अपने हाथों में जब्त कर लिए। सो अब जो रेवेन्यू पूरे हिंदुस्तान से कलेक्ट किया जाता था एज ए टैक्स, वो वापस इंडिया में री इन्वेस्ट होने की बजाय पूरा का पूरा जाता था ब्रिटेन। ये थी इनकी पहली लूट। और जब वो सारा रेवेन्यू कलेक्ट करके अपनी कंट्री में सेंड कर देते
तो वो इंडियन कंपनीज का जनरेट किया हुआ रेवेन्यू यूज करने लगते टू परचेज इंडियन गुड्स। यस, दैट्स हाउ दे वर एक्सप्लॉइटिंग अस। लिटरली ये एक स्कैम से कम नहीं था। पहले कंपनी इंडियन गुड्स को परचेज करने के लिए गोल्ड और सिल्वर एक्सचेंज करती थी, बट अब वो ये सब कुछ फ्री में ले रही थी। इट मीन्स अब वो 100% प्रॉफिट बना रही थी, और ये प्रॉफिट ब्रिटेन में चल रहे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में एज ए फ्यूल काम कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड लूटिंग, ब्रिटिशर्स की डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसीज ने इंडिया के अंदर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत की। इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन पॉलिसीज से बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुई। 17वीं सेंचुरीज तक इंडियन हैंडवूमन टेक्सटाइल की डिमांड ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो ब्रिटेन में चल रहा था उसकी वजह से अब ब्रिटिशर्स मशीन से बने सस्ते दाम के क्लोथ्स मार्केट में लेके आ रहे थे। और बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। ब्रिटिश क्लोथ्स को प्रमोट करने के लिए इन्होंने इंडियन क्लोथ्स पे हाई टैरिफ्स इम्पोज कर दिए। सो अब ब्रिटिश मार्केट में इंडियन क्लोथ्स बहुत ज़्यादा महंगे हो गए। ब्रिटेन की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ने इंडिया के ट्रेडिशनल टेक्सटाइल सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया, और इस चीज़ से इंडिया की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी बहुत बड़े स्केल पे इन्फ्लुएंस हुई। इन 18वीं सेंचुरी इंडिया के पास थाउजेंड्स ऑफ स्टील माइल्स थी। किसी भी इकोनॉमी के लिए उसका स्टील सेक्टर एज ए बैकबोन काम करता है, और इंडिया इस सेक्टर में कई सेंचुरीज से लीडर था। स्टील की सबसे बेस्ट फॉर्म होती है वुड्स, जिसकी ओरिजिन 2500 साल पहले तमिलनाडु में हुई, जहां उसे लोकल लैंग्वेज में उक्कू से जाने जाता था। अरब्स ने वुड्स स्टील को डेमास्कस, जो कि सीरिया की एक सिटी है, इसमें इंट्रोड्यूस किया, और इस सिटी में पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री डेवलप हो गई वुड्स स्टील स्वॉर्ड बनाने की। बट इन 1866 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वुड्स प्रोडक्शन को बैन कर दिया। ब्रिटिशर्स ने अपने कॉलोनियल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए इंडियन रेवेन्यू का यूज किया, बजाय उसे इंडियन डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने के। फॉर इंस्टेंस 1840 में चाइनीज इन्वेजन कंपेन को फाइनेंस करने के लिए इंडियन रेवेन्यू का यूज किया गया। इंडियन रेवोल्यूशन 1857 को दबाने के लिए हमसे ही कलेक्ट किया हुआ रेवेन्यू हमारे ही अगेंस्ट यूज किया गया। उत्साह पटनायक के अकॉर्डिंग इंडिया के कॉलोनाइजेशन के बाद ब्रिटेन की हर एक बैटल इंडियन टैक्स पेयर के द्वारा फाइनेंस की गई थी। ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडियन सोल्जर्स को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकेंड में भेजा, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स मारे गए। अकॉर्डिंग टू शशि थरूर, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हर 6 ब्रिटिश सोल्जर्स में से एक भारतीय ओरिजिन का था, एंड ओनली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में 54,000 इंडियन सोल्जर्स मारे गए, एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ऑलमोस्ट $100 मिलियन इंडियन टैक्स पेयर का पैसा था। One reason why India ranked ahead of China in 17th centuries of the past 2000 years was that areas जो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश कवर करते हैं। ब्रिटिशर्स ने इंडिया का 20% बेस्ट व्हीट और राइस ग्रोविंग एरिया को डिवाइड कर दिया। हमारी आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने कहा इंडिया वुड टेक इट्स राइटफुल प्लेस एज ए मेजर वर्ल्ड पावर, बट वो गलत थे। पंजाब और सिंध जैसे एरिया को खोने के बाद इंडिया का न्यू जन्म हुआ, और आज़ादी के 70 साल बाद भी इंडिया इज स्टिल नॉट ए मेजर वर्ल्ड प्लेयर। हमारे चाइना और पाकिस्तान के साथ बाउंड्रीज डिस्प्यूट भी ब्रिटिशर्स की ही देन है। विभाजन से पहले इंडिया बहुत ही आसानी से अरबिया, ईरान, सेंट्रल एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया को एक्सेस कर सकता था, बट 2 मेजर टेरिटरीज के क्रिएशन के बाद इंडिया समुद्र से गिर कर रह गया है। अगर आप थोड़े से डीप पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आज इंडिया की मेजर प्रॉब्लम्स ब्रिटिशर्स की ही देन है। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से ऑन दिस टॉपिक। आई होप आप समझ गए होंगे कि कॉलोनियल पावर ने हमें कुछ नहीं दिया सिवाय बर्बादी के।